हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद राहुल सर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद राहुल सर। आज हम बात कर रहे हैं टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टेंस के लिए कुछ नई वीडियोस बनाने की, तो आज हम बात कर रहे हैं टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं और इसका जो पहला पोर्शन है कंटिन्यू से पहले पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। सो बात करते हैं टेंस के इन तीनों पार्ट्स की। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है पास्ट सिंपल, यानी कि अगर पास्ट में कोई घटना घटती है तो उसके लिए हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट चूज करते हैं। सो पास्ट इंडेफिनिट को चूज करने के लिए जैसा मैंने कहा था, जब भी कभी आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं उस समय मैंने कहा था एक फॉर्मूला, जस्ट कीप इट इन योर माइंड। ये फॉर्मूला हमारे माइंड में होना चाहिए व्हेनेवर वी आर ट्रांसलेटिंग सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कीप सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम रखेंगे वर्ब एंड देयर आफ्टर ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट बीकेबी। बीकेबी आई टोल्ड यू प्रीपोजिशंस होती है उसके अंदर, बाकी की भेजा हमारे, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी बच जाता है दोस्तों उसको वाक्य के अंत में रखा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं टेंस के पहले पोर्शन की, जो है पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट सिंपल। पास्ट इंडेफिनिट को पहचानने के लिए हमें इन वर्ड्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। किसी भी वाक्य के अंत में आपके सामने एक वाक्य दिया हुआ है कि वे घर गए, यानी कि अंत में अगर मैं कह रहा हूं कि गए, जाते थे, ऐसा कोई अंत में दिया जाता है तो उसको कहा जाए, वो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होगी। चाहे वो गया, ता था, ती थी, ते थे, जैसे कि वे होटल जाते थे, जोधपुर जाते थे, और आते थे, या वह घर जाती थी, वह किताब पढ़ती थी, ये सारी पहचान होगी पास्ट इंडेफिनिट की। बात करता हूं उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। डिड यानी कि डिड एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, यानी कि अगर वाक्य में नॉट या फिर वाक्य में दिया जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह, वहीं पर डिड का प्रयोग किया जाएगा, अदरवाइज डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो साधारण वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। ये दिया हुआ है वे घर गए, कि क्या दोस्तों यहां पर नॉट है वाक्य में? नहीं है। क्या प्रश्नवाचक चिन्ह है? वो भी नहीं है। तब वाक्य में डिड का प्रयोग नहीं होगा। तब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और बीकेबी का जो क्रम है उस तौर पर हम सेंटेंस बनाएंगे। तो उसकी जो हमेशा याद रखना दोस्तों, इंडेफिनिट, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, वो सारे हेल्पिंग वर्ब जिसमें डी लेटर होता है, शुरुआत अगर डी से होती है, वहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं बात करता हूं पास्ट इंडेफिनिट की, तो वहां पर डिड में फर्स्ट लेटर क्या है? डी है, यहां पर फर्स्ट फॉर्म, यानी कि अगर वाक्य में डिड आ रहा है वहां पर हम वर्ब के कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। मैं बात करता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, चाहे वो डू हो चाहे डज हो, फर्स्ट लेटर डी है, इसीलिए वहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर फ्यूचर टेंस की बात करूं तो विल और शैल, इसमें भी हमेशा फ्यूचर में फर्स्ट टेंस का प्रयोग करना, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो अपने फ्यूचर में फर्स्ट रैंक हासिल करे। तो फ्यूचर में अगर आप फर्स्ट आना चाहते हो तो फर्स्ट फॉर्म यूज कीजिए। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसमें फर्स्ट फॉर्म कहां यूज करें मैंने आपको बताया। चलिए बात करते हैं एग्जांपल की कि किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों को इंग्लिश में बदला जाता है। पहला एग्जांपल हमारे सामने है कि वे घर गए। सब्जेक्ट हमारा है वे, जैसा मैंने कहा था फॉर्मूले पर जाएंगे हम लोग, सब्जेक्ट क्या है? वे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, हमको क्या पहचाना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? गए, यानी कि गया, खाया, पिया, दौड़ा, ता था, ती थी, ते थे, ये पहचान है। जी हाँ बिल्कुल, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन सब्जेक्ट वे दिया हुआ है। वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। वे को हमने लिखा दे, लेकिन उसके बाद बात करता हूं हेल्पिंग वर्ब की, तो क्या यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी? नहीं, क्योंकि ये साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहां पर नहीं आएगी, क्योंकि वाक्य में ना तो नॉट है ना ही प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो फिर सीधे हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये जरूर ध्यान रखें कि अगर पास्ट इंडेफिनिट की मैं बात करता हूं साधारण वाक्य की और डिड वाक्य में नहीं आ रहा है, तब वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कौन सी फॉर्म?
वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। कब? जब वाक्य में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं हो रहा हो, यानी कि डिड नहीं आ रहा हो तो सेकंड फॉर्म। तो दे लगा दिया, सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब क्या है हमारी? गए। गए मींस जाना, जाना की सेकंड फॉर्म हो जाएगी यहां पर। गो फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। गो, वेंट, गॉन। तो यहां पर हम लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म और वो है वेंट। दे वेंट। इसके बाद बात करते हैं फॉर्मूले पर ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? ऑब्जेक्ट हो जाएगा होम। ऑब्जेक्ट जो वर्ब के साथ में कनेक्टेड है, गए के साथ में कनेक्टेड है, घर। घर को इंग्लिश में कहते हैं होम। तो हमने क्या लिख दिया? टू होम। यहां देखिए दोस्तों, टू का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वी ऑलवेज यूज टू प्रीपोजिशन। इसी तरीके से वन पर्सन टू अनदर पर्सन वी ऑलवेज यूज टू। आई एम कॉलिंग टू यू, आई एम कमिंग टू यू, आई एम गोइंग देयर, आई एम कमिंग हेयर। तो एक जगह से दूसरी जगह के लिए हमने टू का प्रयोग किया। तो ये बात की हमने पास्ट इंडेफिनिट की, लेकिन साधारण वाक्य की। उसके बाद मैं बात करूंगा नेगेटिव वाक्य की, लेकिन उससे पहले मैं आता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस पर। जिस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है, ता था, ती थी, ते थे, यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूंगा तो पहचान क्या होगी दोस्तों? ताहें, तीहें, ते हैं। जितने भी डेली रूटीन के सेंटेंस बनते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। जैसे कि मैं 5 बजे उठता हूं, आई गेट अप एट 5 o'clock। मैं 10 बजे विद्यालय जाता हूं, आई गो टू स्कूल एट 10 o'clock। ये डेली रूटीन के सेंटेंसेस है। जितने भी सारे डेली रूटीन के सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं। बात करता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। डज का प्रयोग एक वचन के लिए, दैट मीन्स सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा डज का प्रयोग किया जाएगा। डू का प्रयोग बहुवचन यानी कि प्लूरल नाउन के साथ हमेशा डू का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको फिर बता देता हूं, जितनी भी डी वाली हेल्पिंग वर्ब है वो सारे डी मतलब डॉन। डॉन यानी कि गुंडा, विलन। अगर विलन है तो वो कहां पर आएंगे? नेगेटिव मैटर में। या फिर आएंगे कहां पर? कोई प्रश्न खड़ा हुआ है कि ये सब किसने किया, वहां पर ये डी वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी। सेम यहां पर भी होगा जो पास्ट में मैंने कहा था, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी कि नॉट लगे या प्रश्नवाचक चिन्ह, वहीं पर हम डू और डज का प्रयोग करते हैं। अन्यथा हम डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, नेवर। वाक्य में बात करता हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि डी वाली हेल्पिंग वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म। लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, उसमें देखते हैं कि अगर वाक्य में नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं हो तो साधारण वाक्य कैसे बनाते हैं। ये दिया हुआ कि वे घर जाते हैं, तो सेंटेंस कैसे होगा? क्या इसमें डू डज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारा एग्जांपल है उसमें ना तो प्रश्नवाचक चिन्ह है और ना ही कहीं पर नॉट दिया गया है। वे घर जाते हैं, वे सब्जेक्ट है और वे को इंग्लिश में कहा जाता है दे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, सब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है हमारे यहां पर, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि वाक्य अफर्मेटिव है। वर्ब का प्रयोग जरूर करेंगे। वर्ब कौन सी है? जिसके साथ ये पहचान लगी है, ताहे, ती है, और वो पहचान जाना के साथ लगी। जाना मतलब गो, और गो की हमेशा यहां पर आएगी फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म गो ही है तो दे गो। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे टू और ऑब्जेक्ट लगाना है क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में क्या है? घर। और जाना के जस्ट पास जो जुड़ा हुआ है वो ही हमारा ऑब्जेक्ट, वो है घर। दे गो टू होम। और मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में ये बताया था कि टू का प्रयोग कहां करते हैं? वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टू का प्रयोग। मैं बात करता हूं फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस जो है दोस्तों सेम, इसमें भी थोड़ा इसमें डिफरेंट ये रहेगा, ये बहुत आसान रहेगा क्योंकि इनकी पहचान जो होती है गा, गे और गी, यानी कि जाएगा, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पीछे अंत में ऐसा कोई गा सेंटेंस के अंत में गा वर्ड आ जाए, गा जो है अक्षर आ जाए, वहां पर हम प्रयोग करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब, वो होती है विल एंड शैल। मैं आपको फिर बता देता हूं कि विल और शैल में से शैल का प्रयोग हमेशा किया जाएगा आई और वी के साथ। अगर वाक्य में आई और वी है वहां शैल का प्रयोग शेष सभी के साथ वी ऑलवेज यूज विल। उसके बाद मैंने कहा था फ्यूचर इंडेफिनिट में भी फर्स्ट फॉर्म, यानी कि पूरे इंडेफिनिट पार्ट्स के अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए बात करते हैं छोटे से एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल दिया गया है कि वे घर जाएंगे।
वे घर जाएंगे, गागे के अंत में, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है और फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस हो। आइए फॉर्मूले पर, सब्जेक्ट दिया हुआ है हमारा वे, और वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। उसके बाद बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। क्या यहां पर डी वाले हेल्पिंग वर्ब है? नहीं दोस्तों, तो फिर यहां हम अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव नहीं चेक करेंगे, सीधी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? विल। दे विल क्यों आएगी? क्योंकि अगर आई और वी होता तो शैल आता, नहीं तो हम विल का प्रयोग करेंगे। दे विल जाना। अब बात करते हैं वर्ब की, जाएंगे। जाना को कहते हैं गो, और गो की मैंने कहा है फर्स्ट फॉर्म रहेगी, दे विल गो टू होम। दे विल गो टू होम। यहां पर अगर मैं बात करता हूं दे विल गो टू होम, यहां लिख देता हूं, ओके, दे विल गो टू होम। टू का प्रयोग मैंने बताया था, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। तो हमने बात की इंडेफिनिट पोर्शन की। इन तीनों जो पार्ट हैं टेंस के, अगर मैं बात करता हूं पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, सिमिलर ये हैं, तीनों में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा ये एक ऐसा सेंटेंस है केवल पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डी वाली हेल्पिंग वर्ब, डू, डज और डिड, वो आएंगे हमेशा नॉट और प्रश्नवाचक के तौर पर। हमने बात की अफर्मेटिव सेंटेंस की। चलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होकर सेंटेंस, तो उनको कैसे बनाया जाएगा इस इंडेफिनिट टेंस के अंदर। घर नहीं गए। बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की। वे घर नहीं गए। मैंने कहा था नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर प्रश्नवाचक हो, वहीं पर डिड का प्रयोग होगा। अब कह रहे हैं कि वे घर नहीं गए, वहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? डिड। तो वाक्य बनेगा, वे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? दे। दे। अगर मैं बात करता हूं हेल्पिंग वर्ब, हमारे सामने है हेल्पिंग वर्ब डिड। दे डिड नॉट, नॉट हमेशा डिड के साथ, दे डिड नॉट गो। वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग? वर्ब का प्रयोग करना है, और वर्ब कौन सी है? यहां पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, क्योंकि मैंने कहा था डिड आएगा अगर, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दे डिड नॉट गो टू होम। वे घर नहीं गए, यानी कि हमने सेंटेंस को नेगेटिव बनाया लेकिन फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग किया, क्योंकि मैंने कहा था डिड वाले अगर हेल्पिंग वर्ब आपके साथ में है, वहां हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस की, जिसमें दिया गया कि वे घर नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं यानी कि डू डज का प्रयोग होगा इसमें। वे को इंग्लिश में कहेंगे दे। बहुवचन डू का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब अब हमको प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वाक्य में नॉट है, नहीं है, और नहीं होने के कारण वाक्य में अगर नॉट है तब हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। डू का प्रयोग करें या डज का, यह डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट बहुवचन है तो सेंटेंस क्या होगा? दे डू नॉट। अब यहां पर डज नॉट नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट बहुवचन है। दे डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डू डज आते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना। दे डू नॉट गो टू होम। दे डू नॉट गो टू होम। तो ये वाक्य हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। बात करता हूं मैं नेगेटिव सेंटेंस हो गया। बात करता हूं मैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, वे घर नहीं जाएंगे। ये बहुत साधारण रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वहां पर भी किया था अफर्मेटिव में, नेगेटिव में भी करेंगे। वे घर नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? दे विल नॉट, दे विल नॉट गो टू होम। दे विल नॉट गो टू होम, यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हेल्पिंग ऑफ विल होगी और साथ में नॉट का प्रयोग करेंगे, सो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब मैं बात करता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये अपने आप में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैं बात करता हूं तो, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। ये ऐसा टेंस है जो डेली रूटीन के लिए भी काम में आता है। ये एक ऐसा टेंस है जो न्यूज, जितने भी एंकर्स होते हैं अगर न्यूज पढ़ रहे हैं वो, वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। सो बात करते हैं कि वे घर नहीं जाते हैं, ऐसा कह दिया, लेकिन अगर ऐसा हो जाए वाक्य में कि अगर ऐसा हो जाए कि हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो, जैसे यहां पर दे दिया कि वे घर जाते या नहीं जाते हैं, तो यहां पर कह दिया कि वह, अगर वाक्य में दे दिया एक सब्जेक्ट वह का प्रयोग कर दिया कि वह घर नहीं जाता है, अगर ऐसा होता है तो वाक्य में दे की जगह क्या हो जाएगा? यहां दे की जगह हो जाएगा ही। जैसे वह घर नहीं जाता है, वह घर नहीं जाता है, तब वाक्य क्या हो जाएगा? ही डज नॉट। अब यहां पर डू नहीं रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट अब क्या है? एक वचन है। मैंने कहा था एक वचन सिंगुलर नाउन के लिए डज का प्रयोग करता है, तब यहां पर क्या हो जाएगा? ही डज नॉट, ही
डज नॉट गो टू होम। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन एक और ट्विस्ट है दोस्तों यहां पर, डू डज के अलावा अगर यहां पर वाक्य बिल्कुल नेगेटिव नहीं हो, अफर्मेटिव है कि वह घर जाता है, तब हमेशा वर्ब के साथ एस ई एस। अगर नेगेटिव होता है तो ही डू डज। अब इस वाक्य को देखिए आप, वाक्य की अगर मैं बात करता हूं कि वह घर जाता है तो ही goes to home, he goes to home। ही एक वचन सब्जेक्ट है, वर्ब लग रही है और होम। अब हमेशा ध्यान रखें कि वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं, रूल को जरूर याद रखें। अगर वाक्य में सब्जेक्ट एक वचन है और वाक्य अफर्मेटिव है, वहां पर वर्ब के साथ या तो एस लगेगा या फिर ईएस लगेगा। अब ईएस किस किस के साथ लगता है वाक्य के अंत में? या तो दे रखा हूं आपको क्या एस एच या सी एच या डबल एस या एक्स या डबल ओ दे रखा हो। यहां पर अगर ऐसा कुछ दे रखा हो, वहां पर हमेशा प्रयोग किया जाएगा ईएस का। दोस्तों देखिए, गो के साथ या फिर ओ दे रखा हो या ओ दे रखा हो, वहां पर आपको हमेशा देखिए पीछे ओ दे रखा था गो के साथ, तो यहां पर ईएस का प्रयोग किया है हमने और ये बन गया क्या गोज। तो ये भी जरूर ध्यान रखें कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट एक वचन हो और वाक्य अफर्मेटिव हो, वहां पर वर्ब के साथ एस ई एस जोड़ा जाता है, अन्यथा वाक्य में डू डज का प्रयोग करना है हमको। ये बात की हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इसी तरीके से इन तीनों टेंस के अंदर अगर मैं बात करता हूं, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, तीनों में एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी और बाकी सेम रहेगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब अगर इंट्रोगेटिव बनता है वाक्य तो हेल्पिंग वर्ब कहां जाएगी? सब्जेक्ट से पहले और अंत में लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरीके से हमारा वाक्य बन जाएगा। यह दोस्तों आज हमने बात की प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट की। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हमारे वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अगर हमारे चैनल को, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जिसमें कंटिन्यू टेंस, चाहे वो पास्ट कंटिन्यू हो, प्रेजेंट कंटिन्यू हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।